प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, भारतीय रेल, आप सभी का आपके चैनल द रेल मास्टर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स, जो रेलवे के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए है। उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी कितनी वैकेंसी है, राइट। सेकंड में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि 10th वाले या 10th प्लस ITI की ज़रूरत है फॉर एप्लीकेशन इन दिस वैकेंसी, राइट। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए 10th वाले या 10th प्लस ITI होना जरूरी है। ये कन्फ्यूजन मैं दूर करूंगा। और तीसरा है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि सैलरी आपको कितनी मिलती है इसमें, तो पूरा सैलरी स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो वैकेंसी आई हुई है वो वैकेंसी आप देख सकते हैं। उसकी फॉर्म जो है 23 जनवरी 2025, 23 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है, राइट। जो कि 22 फरवरी 2025 तक उसका फाइनल डेट रहेगा। वो आप उस समय तक अप्लाई कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें कंप्लीट नहीं दिया था, लेकिन अप्रॉक्स वैकेंसी इसमें दिया हुआ था, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है ना। पेपर में रेलवे ने एडवर्टाइज किया हुआ था। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको विद इन 1 वीक मिलने वाला है, राइट। उसका नोटिफिकेशन नंबर होगा 8/2024। आपको जो भी वैकेंसी होगी उसका नोटिफिकेशन नंबर होगा 8/2024। तो चलिए हम लोग एलिजिबिलिटी, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं वगैरह वगैरह, और सारा डिटेल जब आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको फर्दर अपडेट में देता रहूँगा। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए रेलवे बोर्ड का एक सर्कुलर है। रेलवे बोर्ड ने एक लेटर लिखा हुआ है टू ऑल RRBs। इनको लिखा हुआ है कि प्लीज रेफर टू बोर्ड्स लेटर नंबर ऑल जनरल मैनेजर और फॉर जोनल रिजर्व एंड प्रोडक्शन यूनिट को लिखा हुआ है फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन लेवल 1। लेवल 1 किसको बोलते हैं? लेवल 1 मीन्स ग्रुप डी की वैकेंसी, राइट। तो ग्रुप डी को आप लेवल 1 भी बोलते हो, ठीक है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि प्लीज रेफर टू बोर्ड्स लेटर नंबर दिस डेटेड 2019 रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट्स इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स। तो लेवल 1 में क्या था कि 2019 में एक रेलवे बोर्ड ने लेटर जारी किया था जिसका लेटर नंबर इतना था। उस लेटर के तहत ये था कि ITI को कंपलसरी कर दिया गया था कि ITI होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को लेवल 1 या ग्रुप डी जो रेलवे की वैकेंसी है उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, दिस इशू हैज बीन रिव्यूड, इसको रेलवे ने रिव्यू किया दोबारा। एंड इन सुपरसेशन ऑफ द अर्लियर इंस्ट्रक्शन एज अंडर रेफरेंस it had been decided by the board that the minimum educational qualifications for all the future open market recruitments in level 1 post including the upcoming CEN level 1 recruitment, मतलब आने वाली फ्यूचर में जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी है, जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी है, विल बी 10th पास और ITI, यहां ध्यान देना, और ITI मतलब 10th पास हो या ITI हो और जो अप्रेंटिसशिप किए होते हैं वो, ठीक है। तो 10th पास वाले भी समझ लें, 10th पास वाले भी एलिजिबल हैं इस बार। तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि 10th पास वाले कैंडिडेट जो कि जो नॉन ITI थे, जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं था, वो चिंतित थे कि वे इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत हताश निराश थे, लेकिन आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। 10th पास वाले भी क्वालिफाइड हैं फॉर दिस वैकेंसी, तो आप बिल्कुल इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के पहले आपके मन में चेष्टा भी रहती है कि इसमें सैलरी कितना होगा। बहुत लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आते भी रहता है कि सर इसकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी बताइए, सैलरी बताइए। कोई सैलरी एग्जैक्टली बताता नहीं है। तो मैं चूंकि रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूं, तो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं कि व्हाट वुड बी योर सैलरी एंड ऑल। तो चलिए पे स्ट्रक्चर सैलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सैलरी ग्रुप डी की सैलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो सैलरी भी काफ़ी आकर्षक ही होती है लेवल 1 की पोस्ट के लिए, ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें। तो पे स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपका, अच्छा आपको बता दें ग्रुप डी कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन लेवल 1 जो उसका है वो ऑफिशियल लैंग्वेज लेवल 1 है कि आप इस लेवल 1 पोस्ट में है। मतलब लेवल 1 के नीचे कोई ऐसा पोस्ट नहीं होता। रेलवे में जो स्टार्टिंग पोस्ट है, जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है, वो ग्रुप डी की ही है, लेवल 1 इसलिए बोला जाता है। उसके ऊपर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे होता है ना, टेक्नीशियन। इसके बाद फिर ऊपर JEE, SSC, इस तरह से पोस्ट पढ़ता जाता है। उसके बारे में डिटेल वीडियो को ही बनाऊंगा। तो अभी हम लोग
इसमें देख लेते हैं। तो अरे सैलरी जानने से पहले आप समझ लो कि उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बेसिक पे, ठीक है, सैलरी में दो चीज़ें, बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। एक होता है एक मूल वेतन आपका जो कि फिक्स रहेगा, और दूसरा होता है अलाउंसेस, ठीक है, जो कि आपका उसमें भत्ता उसके साथ जुड़ता है। तो अलाउंसेस क्या क्या होता है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो क्या क्या मिलने वाला है आपको। बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, HRA हाउस रेंट अलाउंस आपको घर रहने के लिए मिलता है, या फिर आप क्वार्टर में रेलवे क्वार्टर में रहते हो तो ये पैसा आपको नहीं मिलता है। अगर आप क्वार्टर में अगर नहीं रहते हो, क्वार्टर में अगर आप नहीं रहते हो तो ये पैसा आपको मिलेगा। अगर आप क्वार्टर में रहते हो तो ये पैसा आपको डिडक्ट कर दिया जाता है, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो आप क्वार्टर में रहें, तो क्वार्टर में अगर आप रहते हैं रेलवे क्वार्टर में, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप क्वार्टर में नहीं रहते हो, ठीक है, तो आपको ये पैसा मिलेगा सो दैट आप प्राइवेट कॉलोनी में कहीं पे आप रह सको एकोमोडेशन के लिए। और क्या मिलता है आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है और एक इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, इंसेंटिव या फिर ट्रेवलिंग अलाउंस। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपका इनिशियल बेसिक का जब ज्वाइन करते हो तो बेसिक पे आपका 18,000 रुपये होने वाला है, मूल वेतन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए ये जो वेतन है, आप मान लो कि आप 2025 में ज्वाइन करते हो, तो जैसे 2026 में जाओगे ये वेतन आपका 3% से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 18,000 प्लस 18,000 का 3% जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, 18,000 प्लस 18,000 का 3% कितना होगा, 540 रुपये। तो 540 रुपये आपका मूल वेतन बढ़ जाएगा। मतलब 2026 में आपका सैलरी जो है मूल वेतन इनिशियल बेसिक मतलब बेसिक पे वो जगह आपका 18,540। तो मैं मान लेता हूँ कि आप मान लो कि 2025 में ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपका इनिशियल बेसिक पे कितना है, 18,000 रुपये है। एंट्री करते समय आपको इस जॉब में इतना ही बेसिक पे मिलने वाला है। इसी पे महंगाई भत्ता मिलेगा आपको, डियरनेस अलाउंस। सरकार जो है हर एक समय मतलब हर एक समय कहने का मतलब कि जनरली जनवरी और जुलाई साल में 2 बार महंगाई का रिव्यू करती है, ठीक है। महंगाई का रिव्यू करने के बाद उससे अगर लगता है कि महंगाई बढ़ी है, और जनरली ये ट्रेंड इधर चला आ रहा है, ठीक है, काफ़ी 4-5 सालों से, कि जनवरी में आपको 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है और जुलाई में 3% बढ़ता है, ठीक है। तो अभी जो महंगाई भत्ता है करेंटली वो है 53%, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एज ऑफ दिसंबर 2024, ठीक है। 53% अभी आपका बेसिक पे है। तो 53% किसका, तो 18,000 का 53% आप निकालोगे, ठीक है। ये जो बेसिक पे है उसका 53% निकालोगे तो 9,450 रुपये आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, राइट। मैं बता दूंगा अगर आप इसको जनवरी, मान लो कि अब जैसे जनवरी आ गया, जनवरी 2025, राइट, तो जनवरी में ये 4% और बढ़ने वाला है। सरकार अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन ये 53% जो है, ये 53% 57% हो जाएगा। तो आप सैलरी कैलकुलेट करोगे तो 18,000 का 57% निकालोगे, वो आपका डियरनेस अलाउंस होगा। लेकिन अभी मैं करंट की अगर बात कर रहा हूँ तो करंट में 53% बेसिक पे है, तो आपको 9,450 रुपये डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है। हाउस रेंट अलाउंस एकोमोडेशन के लिए मिलता है, ठीक है, या तो आप रेलवे क्वार्टर में रहो या फिर प्राइवेट कॉलोनी में रहो। अगर आप प्राइवेट कॉलोनी में रहते हो तो आपको उसको किराए को देने के लिए, आपके मकान मालिक को किराया देने के लिए सरकार जो है आपको किराया देती अलाउंस देती है, हाउस रेंट। वो कितना है आपका, तो वो 3 तरीके का है, यहाँ पे आप ध्यान समझना। अगर आप छोटी मोटी सिटी में रहते हो, रेलवे ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्मचारियों के लिए सिटी को 3 भाग में डिवाइड किया है, एक्स कैटेगरी सिटी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। जेड कैटेगरी सिटी मेट्रोपॉलिटन, बहुत जो बड़े बड़ी सिटियाँ हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े शहरें जो हैं वो जेड कैटेगरी में है। एक्स कैटेगरी सिटी में क्या, जो छोटी मोटी शहरें हैं, जो मीडियम वाली शहरें हैं उनको 20% वाली कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बिहार की बात कर लूँ तो बिहार में बस एक पटना ही है जो जेड कैटेगरी सिटी में है। बाकी जितनी सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट या तो एक्स में है तो वाई में है। जनरली 90% सिटी जो हैं वो एक्स कैटेगरी में है, ठीक है। बहुत थोड़ी बहुत सिटी जो है वो जेड कैटेगरी, जैसे पटना, राइट। अगर आप पटना में आपकी पोस्टिंग मिलती है, पटना में पोस्टिंग मिलती है तो आपको HRA 5400 मिलेगा, 30% किसका, बेसिक पे का, ठीक है। आप देख रहे हो आपका बेसिक पे 18,000 है, तो 18,000 का अगर आप छोटे मोटे सिटी में हो कहीं, राइट, जैसे आपका अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, कहीं इस तरह के छोटे मोटे स्टेशन में पोस्टिंग है, तो आपको 10% ऑफ बेसिक पे मिलने वाला है। 18,000 का 10% आप निकाल लो, 1800। अगर आप वाई कैटेगरी सिटी में हो तो 20% मिलने वाला है, हमें 3600 मिलेगा, ठीक है। अगर आप जेड कैटेगरी, पटना में आपकी पोस्टिंग है मान लो, अगर मैं बंगाल की बात करूँ तो कोलकाता में अगर पोस्टिंग है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, राइट,
तो आपको 30% मिलने वाला है, मतलब 5400 मिलने वाला है। हाउस रेंट अलाउंस की ये बात हुई। तो अलग अलग सिटी पे डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। तो जनरली आप मान करके चलो कि आपकी पोस्टिंग यहीं मिलने वाली है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पोस्टिंग मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती है, जैसे दिल्ली में हो गया, कोलकाता में हो गया, हैदराबाद में हो गया, राइट, पटना में हो गया। मैं उसका लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिनअप कर दूंगा, आप देख सकते हो कौन सी सिटी किस कैटेगरी में आती है। चलिए, अच्छा, अगला अलाउंस क्या है? अगला अलाउंस आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने वाला है। आपके घर से, आपके क्वार्टर से ड्यूटी प्लेस तक पहुंचने के लिए आपको जो भी वाहन खर्चा या पेट्रोल खर्चा सरकार वहन करती है आपके बदले में, वो आपका है जैसे 1377 रुपये पड़ेगा। अगर आप छोटी मोटी सिटी में आपको आपकी पोस्टिंग है 900 प्लस DA, तो 900 प्लस DA कितना? वही 53%। अगर आप बड़ी सिटी में हो तो 1350 रुपये प्लस DA मिलेगा, जैसे 2066 रुपये आपको बनेगा, राइट। जैसे जैसे DA बढ़ता जाएगा, DA मतलब डियरनेस अलाउंस, DA मतलब जो आपको मैंने बताया है ये डियरनेस अलाउंस, जो कि जनवरी और जुलाई में हर एक साल बढ़ते रहता है। जनवरी में 4% और जुलाई में 3%, ठीक है। तो ओवरऑल ईयर में 7% बढ़ते रहता है। जैसे अभी 53% है, अभी जनवरी में क्या हो जाएगा आपको, जनवरी 2025 से 57% होने वाला है। तो इस तरीके से आपका जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी उस तरीके से बढ़ता रहेगा, क्योंकि DA क्या होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। तो लेकिन मैं अगर अभी की करंट की बात करूँ तो TA जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 1377 मिलने वाला है या 2066 मिलने वाला है। अगर बड़े सिटी में हो तो 2066, छोटे सिटी में हो तो 1377 रुपये। अगर नेक्स्ट क्या मिलने वाला है आपको, तो नेक्स्ट है इंसेंटिव। अगर आपकी पोस्टिंग वर्कशॉप में है या कहीं प्रोडक्शन यूनिट में है, वर्कशॉप किसको बोलते हैं, जहाँ पे आपकी जो आप देखते हो ट्रैफिक में मालगाड़ी देखते हो या फिर पैसेंजर गाड़ी देखते हो, तो ये सब जहाँ पे सर्विसिंग होता है, मेंटेनेंस होता है, राइट। जैसे आप बाइक वाइक की सर्विसिंग करवाते हो ना, मेंटेनेंस करवाते रहते हो, तो इसका एक प्योरिसिटी होता है कि जैसे 4 साल के लिए कोई मालगाड़ी ट्रैफिक में चला लाइन पे, रेल पे, इसके बाद 4 साल या 6 साल, उसका एक डिफाइन होता है क्राइटेरिया। उसके बाद वापस वर्कशॉप में आता है, कारखाना में आता है, वहाँ पे सर्विसिंग मेंटेनेंस के लिए। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप अगर पोस्टिंग वर्कशॉप में। प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है? प्रोडक्शन यूनिट होता है कि जहाँ पे आपको न्यू वैगन या न्यू पैसेंजर गाड़ी जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नया बनता ही बनता है ना, नया ही बनता है, वहाँ पे सर्विसिंग मेंटेनेंस नहीं होता है। तो अगर उस तरह की जगह पर आपका पोस्टिंग है तो वहाँ पे इंसेंटिव जैसा टर्म होता है। इंसेंटिव क्या होता है कि बोनस जैसा मान लो आप, कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी बना पा रहे हो वहाँ पे, उस वर्कशॉप से, कारखाने से ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी रिपेयर होकर जा रहा है, आउटर्न हो जा रहा है, सर्विसिंग हो रहा है, या प्रोडक्शन यूनिट में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी बन के वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। पर मंथ का टारगेट होता है, अगर टारगेट अचीव कर ले रहे हो तो उसके अनुसार इंसेंटिव बोनस मिलता है। तो मान लो मोटा मोटी बोनस, जैसा कि मैं जमालपुर वर्कशॉप में हूँ और वहाँ पे जैसा कि मैं देख पाता हूँ कि लगभग 4000 के आसपास वहाँ पे, ये 4.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उस महीने का, जिस महीने का सैलरी आपको मिलने वाला है, आउटर्न क्या है, कितना गाड़ी वहाँ से रिपेयरिंग होकर, सर्विसिंग होकर निकला है बाहर शॉप से, वर्कशॉप से, राइट। तो उस पर डिपेंड करता है। मैं फिर भी एक मीडियम वैल्यू मान लेता हूँ कि 4000 रुपये आपको, ये 5000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, राइट। अच्छा, जो लोग ओपन लाइन में है, जिनकी पोस्टिंग वर्कशॉप, ओपन लाइन का मतलब क्या? ओपन लाइन का मतलब कि कैरेज एंड वैगन, जैसे बहुत लोगों की पोस्टिंग होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कैरेज एंड वैगन है। तो उसमें ओपन लाइन का मतलब क्या होता है कि आप ट्रैफिक में किसी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग है ना, तो उस बहुत सारे, इसमें ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है ग्रुप डी आप बोल देते हो, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद मैं आपको सारे पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि पॉइंट्समैन क्या है, असिस्टेंट क्या है, ठीक है। तो एक एक पोस्ट का डिटेल एनालिसिस करूंगा। अभी तत्काल के लिए इतना समझ लो कि आपको इंसेंटिव 4000 मिलने वाला है। और अगर ओपन लाइन में हो, कहीं स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग है, तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। अगर आप 8 किलोमीटर से, अपनी ड्यूटी प्लेस से 8 किलोमीटर से दूर आपको अगर जाना होता है, तो आप समझो कि 4000 रुपये उसके लिए आपको मिल जाते हैं मंथली। अगर आप टोटल इनको ग्रॉस करोगे, ठीक है, इन सारे सैलरी को, बेसिक पे, DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इंसेंटिव, इनको अगर आप ऐड करोगे, ग्रॉस करोगे, तो आपका सैलरी कितना आने वाला है आप यहाँ देख लो। आपका सैलरी बनने वाला है 34,627, मैंने लगभग 35,000 रुपये। मैंने क्या किया है कि हाउस रेंट अलाउंस, जब वो घर रहने के लिए मिल रहा है, घर का किराया मिल रहा है, वो मैं माना हूँ स्मॉल सिटी के लिए। अगर वही बड़ी सिटी का मान लो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो 38,916 रुपये मिलने वाला है। तो कहने का मतलब कि आपका सैलरी 35,000 से 40,000 रुपये तक होने वाला है। तो मोटा मोटी आपकी सैलरी 40,000 रुपये होने वाली है, राइट। तो उसमें कुछ डिडक्शंस भी हैं। तो डिडक्शन आपका क्या है? डिडक्शन है आपका, ये आपका ग्रॉस सैलरी की बात मैंने बताई, ग्रॉस,
मतलब टोटल सैलरी। इसमें सरकार कुछ पैसे आपसे डिडक्ट करती है, तो डिडक्शन एक एनपीएस होता है, एनपीएस। एनपीएस मतलब कि पेंशन देने के लिए, आप रिटायरमेंट के बाद ताकि आपको पेंशन दिया जा सके, तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट कि आपके सैलरी से, सैलरी में बेसिक, सॉरी डे नहीं, डीए, महंगाई भत्ता प्लस बेसिक जो आपको मिल रहा है उसका 10% वो काट करके आपके एक एनपीएस अकाउंट आपका बनता है, उस अकाउंट में आपको डाल देती है। उस अकाउंट से पैसा आप जब रिटायर हो जाते हो तो पेंशन के रूप में वो पैसा आपको मिलता है। तो वो आपको 2754 सरकार हर एक मंथ काटेगी आपके सैलरी से। इनकम टैक्स, तो चूंकि आपका टोटल सैलरी एनुअल, साल भर का सैलरी आपका 7 लाख नहीं होता है ना, तो आप टैक्स स्लैब में नहीं हो, तो आपको गवर्नमेंट तब तक सैलरी से इनकम टैक्स नहीं काटेगी जब तक आपका इनकम 7 लाख से ऊपर न हो जाए ईयरली, साल का। ठीक है, तो साल का चूंकि आपका 7 लाख नहीं पहुंच पा रहा है सैलरी, इसीलिए आपका इनकम टैक्स से भी, आप बचे हुए हो, कोई इनकम टैक्स नहीं कटने वाला है। तो नेट सैलरी इन हैंड आपका क्या हो जाएगा कि आपका ये अमाउंट कट जाएगा एनपीएस के लिए। ठीक है, एनपीएस अकाउंट में आपका हर एक महीने कटता रहेगा। तो आपको नेट सैलरी जो मिलने वाला है 36,000, 36,000 रुपये, 31,000 अगर स्मॉल सिटी की बात करें आफ्टर डिडक्शन, और अगर हम बात करें बिग सिटी की तो उसमें आपका 36,000 रुपये मिलने वाला है। तो आप मोटा मोटी समझ लो कि आपकी सैलरी जो है 35,000 रुपये के आसपास, स्टार्टिंग सैलरी 35,000 रुपये बनने वाली है जब आप ज्वाइन करते हो। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि हर एक साल आपका सैलरी जो है, मूल वेतन, जो मूल वेतन आपका 18,000 रुपये है, अगर 2025 में आप ज्वाइन किए हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 2025 में आप ज्वाइन करते हो तो जो आपका मूल वेतन 18,000 रुपये है, 2026 में जाने पर ये ऑटोमेटिक आपका 3% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 18,000 इंटू 1.03, तो ये लगभग आपका 18,540 हो जाएगा। तो इसी मूल, अब जो कैलकुलेशन ही सारा होगा, डियरनेस अलावेंस, एचआरए, सब में चूंकि मूल वेतन आपका 18,540 हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग सब बढ़ जाएगा वैल्यू। तो बढ़ेगा तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपका इसमें वृद्धि हो जाएगा। तो अगर आपका पहले साल में सैलरी अगर 35,000 रुपये है, तो अगले साल आपका सैलरी हो सकता है कितना पहुंच जाए, अब उसमें ऐड करोगे तो 38,000 के आसपास, 37-38,000 रुपये आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो इस तरीके से आपका सैलरी हर एक साल इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, अब ग्रुप डी में प्रमोशन कैसे होता है, क्या प्रमोशन होता है, आगे क्या स्कोप है। बहुत लोग कलर के भी बन जाते हैं, ओएस बन जाते हैं, चीफ ओएस बन जाते हैं, तो बहुत लोग ड्राइवर भी इससे बन जाते हैं, गुड्स गार्ड तक चले जाते हैं। तो इसमें प्रमोशन स्कोप क्या है, प्रमोशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ना, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, क्या कुछ करना होता है, ये सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फर्दर इन सभी पर वीडियो बनाता रहूँगा। आप जिस भी मुद्दे पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ,